हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डीकेपी क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे साउंड्स चैप्टर। साउंड क्या होता है? साउंड एक ऐसी चीज़ होती है जिसकी वजह से हम सुन पाते हैं कोई भी चीज़ को। सो यू कैन हियर साउंड ऑफ वेरियस टाइप्स अराउंड यू एवरी डे। तो हम बहुत सारे साउंड्स को सुन सकते हैं जो हमारे अराउंड होती है हर रोज़। सम ऑफ देम लाइक साउंड ऑफ थंडर, जैसे बादलों के कड़कने की ठंडर की साउंड होती है वो। अदर्स लाइक रस्टलिंग ऑफ लीव्स, जैसे लीव्स की कितनी सॉफ्ट सी आवाज़ होती है। और जैसे कुछ रिसल एंड दोज ऑफ रिसल्स आर श्रिल, और कुछ रिसल्स की होती है वो श्रिल होती है बहुत। एंड अदर साउंड्स ऑफ जैसे बीटिंग, हम कुछ साउंड होते हैं जैसे बीट करते हैं हम ड्रम को तब आती है। तो ये सब तो हो गई साउंड्स की चीज़ें। अब इसके सब मेन चीज़ करते हैं हम। तो सबसे पहला आता है कि साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है। सबसे पहली चीज़ होती है जो हमने लॉजिकली पढ़ा है कि जो भी कोई भी बॉडी वाइब्रेट करती है, 2 बॉडीज़ जब वाइब्रेट करती है तब तब साउंड प्रोड्यूस होती है। तो अब इसमें देखते हैं। टू अंडरस्टैंड दिस इन्होंने एक एक्टिविटी करी है, तो ये एक्टिविटी को आप खुद से पढ़ेंगे। सो अब हम इधर आ जाते हैं। द रबर बैंड मूव्स रैपिडली एंड टू एंड फ्रो मूवमेंट ऑफ द फिक्स पोजीशन। जो रबर बैंड होता है वो रैपिडली टू और फ्रो मूवमेंट करता है फिक्स पोजीशन पे। व्हेन प्लंग्ड एंड प्रोड्यूस साउंड, जो प्लंग करता है और प्रोड्यूस करता है साउंड को। इफ़ यू स्टॉप द मूवमेंट विद योर फिंगर, अगर हम मूवमेंट को स्टॉप कर देंगे विद द फिंगर, द साउंड भी स्टॉप हो जाएगा। द रैपिड टू एंड फ्रो मूवमेंट ऑफ अ ऑब्जेक्ट अबाउट इट्स फिक्स पोजीशन इज कॉल्ड वाइब्रेशन। जो रैपिड टू और फ्रो मूवमेंट होता है किसी भी चीज़ का उसकी फिक्स पोजीशन पे, उसको वाइब्रेशन या फिर ऑक्सीलेशन कहते हैं। जो कि उस एक्टिविटी से हमको पता चला, जो कि आप रीड करेंगे। इन द सेम वे द वायर्स ऑफ द गिटार ऑल्सो वाइब्रेट। जैसे जैसे कि उसने पीछे टू एंड फ्रो मूवमेंट पे करा, रब जो भी रबड़ होगा, कुछ रबड़ मटेरियल होगा जो आप रीड करेंगे। ऐसे ही इसने बताया कि गिटार कैसे करता है। गिटार वाइब्रेट, गिटार के पास मेटल स्ट्रिंग्स होते हैं जैसा आप सबको पता है। और वो मेटल स्ट्रिंग्स जब वाइब्रेट करती हैं तो वो साउंड प्रोड्यूस करती है जब उन्हें प्लंग करते हैं। तो इन द सेम वे द वायर ऑफ अ गिटार वाइब्रेट व्हेन यू प्लंग प्लंग देम। जब हम उसको प्लग करते हैं तो वो साउंड प्रोड्यूस करती है। द वायर अपीयर्स हाजली वाइल वाइब्रेटिंग। द वायर मतलब कुछ हाजी टाइप से साउंड वो वाइब्रेट कर, हाजी सी वाइब्रेशन करती है वो। उससे क्या होता है, साउंड प्रोड्यूस हो जाते हैं गिटार में। अब आता है हैंगिंग द फायर फ्राइंग पैन फ्रॉम इट्स हैंडल यूजिंग अ स्ट्रिंग एंड कन्विंस प्लेस एंड स्ट्राइकिंग अ स्पून टच। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब मैं इसमें से इंपॉर्टेंट चीज़ ही आपको कराऊंगा आज के चैप्टर में। जैसे ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। इन अ लेबोरेटरी अ टर्निंग फॉक इज़ यूज टू प्रोड्यूस साउंड। देख, लेबोरेटरी में टर्निंग फॉक, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आप अंडरलाइन कर लेना। ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है लेबोरेटरी में साउंड प्रोड्यूस करने के लिए एक्सपेरिमेंट्स के अंदर। टू हैंडल एंड इट इज़ अ हैंडल। देख, हैंडल होता है जो एंड टू प्रोंग्स, दो प्रोंग्स होते हैं जैसे कि इसमें है, ये जैसे इस फिगर में दिखा रखा है। ये प्रोंग है और ये हैंडल है और ये टू प्रोंग्स हैं। सो व्हेन वन ऑफ द प्रोंग इज स्टक, जब एक एक प्रोंग स्टक आ जाता है, बोथ प्रोंग्स वाइब्रेट, दोनों प्रोंग वाइब्रेट करते हैं और साउंड को प्रोड्यूस करते हैं। जैसे इसमें दिखाया गया 13 पॉइंट बी में, ये साउंड प्रोड्यूस करेंगे ऐसे वाटर में वाइब्रेटिंग, और ये साउंड प्रोड्यूस करें इन्होंने रैप। इफ़ यू टच द surface of water in a bowl with one of the vibrating prongs of turning fork, you will see that wave produces the produce in the water by vibrating prong। तो इसने बताया कि जब भी हम सरफेस पे जब इसको लेके जाते हैं टर्निंग फॉक को, तो इसके अंदर क्या होता है, जो प्रोंग होते हैं वो वाइब्रेट करते हैं टर्निंग फॉक के, जैसा कि हमने इसमें दिखाया है इन्होंने। और वो वाइब्रेट करके साउंड प्रोड्यूस करते हैं, वो वेव्स प्रोड्यूस करते हैं और वेव्स साउंड प्रोड्यूस करती है। तो साउंड इज प्रोड्यूस्ड नॉट ओनली बाय वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग बट ऑल्सो द वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रेच स्किन। साउंड सिर्फ वाइब्रेशन से ही प्रोड्यूस नहीं होती बल्कि स्ट्रेच्ड स्किन से भी प्रोड्यूस होती है और मेम्ब्रेन से भी हो सकती है। एज वेल एज द वाइब्रेशन इन एयर इज और कॉलम इज इन तबला और ड्रम में वो भी प्रोड्यूस करते हैं, जो कि हम आगे फर्दर रीड करेंगे आगे। Thus, sound is a form of energy that
इज प्रोड्यूस्ड व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स वाइब्रेट। जैसे मैंने आपको बताया कि साउंड जब भी प्रोड्यूस होते हैं जब दो ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करते हैं। तो ये साउंड की डेफिनेशन है, आप याद कर लेना। साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी या फिर सोर्स ऑफ एनर्जी दैट एनेबल्स अस टू हियर एनीथिंग। और इसमें बताया कि साउंड एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो प्रोड्यूस करती है, होती है प्रोड्यूस जब दो ऑब्जेक्ट्स वाइब्रेट करती हैं। साउंड वेव्स, you have seen that when the surface of water is touched with a tuning fork, small waves are produced. आपको पता है जब भी ट्यूनिंग फॉर्क वाटर के सरफेस को टच करता है तो छोटी सी वेव्स प्रोड्यूस करती हैं वाटर के अंदर। अ वेव अ वेव इन अ वाटर कैन बी रिप्रेजेंटेड एज शोन। जैसे इसमें बताया वेव के अंदर क्या होती है, क्रेस्ट और थ्रोट होती है, जिसको हम क्रेस्ट और थ्रोट तो बोलती है। साथ में हम ये जो ऊपर वाला है इसको हम जो ऊपर वाला है ना उसको हम, तो इस पार्ट को हम कंप्रेशन भी बोलते हैं और इसको हम रेयरफैक्शन भी बोलते हैं। इसको हम रेयरफैक्शन भी बोलते हैं और इसको हम कंप्रेशन भी बोलते हैं। तो इसमें तो इन्होंने क्रेस्ट और ट्रॉट दे रखा है तो दोनों का सेम ही मतलब है। सो साउंड ट्रेवल्स थ्रू एयर, लिक्विड एंड सॉलिड। तो ये मटेरियल मीडियम होते हैं जिससे साउंड ट्रैवल करती है, जो कि है एयर, लिक्विड और सॉलिड इन द फॉर्म ऑफ वेव। वेव के फॉर्म में करती हैं वो ट्रैवल साउंड वेव्स। ऑल्दो द वेव आर डिफरेंट इन नेचर, लेकिन फिर भी डिफरेंट होती हैं वेव्स नेचर में देन वाटर वेव्स से अलग होती हैं वो। दे आर रिप्रेजेंटेड इन सेम वे एज अबव, जैसे अब ऊपर दिखाया इन्होंने। वाइब्रेशन या फिर ऑक्सीलेशन ऑब्जर्व कर रहे हैं। इन अ ऑब्जेक्ट प्रोड्यूसिंग साउंड द वाइब्रेशन आर सो रैपिड सो दैट दे कैन नॉट बी ऑब्जर्व्ड प्रॉपरली। हम बहुत तेज़ प्रोड्यूस होती हैं वो कि हम उन्हें जल्दी से ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं। यू कैन प्रोड्यूस स्लो वाइब्रेशन बाय हैंगिंग अ वेट ऑफ अ थ्रेड। हम स्लो वाइब्रेशन भी प्रोड्यूस कर सकते हैं जब बाय हैंगिंग अ वेट ऑफ थ्रेड के द्वारा। द अरेंजमेंट इज कॉल्ड पेंडुलम। इस अरेंजमेंट को पेंडुलम बोलते हैं। 13.4 फिगर है यहाँ पे उसमें दिखा रखा है, तो वो ये है फिगर। ये देखिए इन्होंने थ्रेड से कर रखा है। अब ये इधर जाएगी तो ये लार्ज एम्पलीट्यूड है क्योंकि ये ज़्यादा स्पेस ले रही है, आप देख सकते हैं ज़्यादा स्पेस ले रही है जब ये ऐसे घूम रही है तो। लेकिन ये स्मॉल एम्पलीट्यूड है क्योंकि इसमें इसमें जो है ये ऐसे नहीं जा रही है, इसमें ये बस इतना सा जा रही है। तो यहाँ पे स्पेस कम है तो ये स्मॉल एम्पलीट्यूड है, इसमें स्पेस ज़्यादा है तो ये लार्ज एम्पलीट्यूड है। तो इन्होंने कहा है कि द मूवमेंट ऑफ अ पेंडुलम इज कॉल्ड ऑक्सीलेशन। जो मूवमेंट पेंडुलम की होती है उसे ऑक्सीलेशन कहते हैं। एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड क्या होता है? एम्पलीट्यूड तो जैसे मैंने आपको शॉर्ट वीडियो में बताया था कि एम्पलीट्यूड होती है एम्पलीट्यूड होती है मैक्सिमम वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन, उसको एम्पलीट्यूड बोलते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था। तो वही सेम बात है इसमें एम्पलीट्यूड की, वही है, बस इसकी लैंग्वेज थोड़ी अलग होगी इसमें बुक में। द ऑक्सीलेशन ऑफ अ पेंडुलम are small if you give a bob a push. If you give the bob a स्ट्रॉन्ग पुश द ऑक्सीलेशन इज लार्जर। जैसे बताया था कि ज़्यादा पुश देंगे तो ज़्यादा लार्ज एम्पलीट्यूड होगा उसका, ज़्यादा लार्ज ऑक्सीलेशन यानी वाइब्रेशन होगी। कम देंगे तो बहुत कम वाइब्रेशन या फिर ऑक्सीलेशन होगी। तो इसने यही बताया इन्होंने। तो इन्होंने बताया द मैक्सिमम डिस्टेंस बाय द बॉब मूव्स। तो जैसे इन्होंने बताया ना कि जो जितना मैक्सिमम डिस्टेंस यहाँ इस बॉल से लेकर इस बॉल के बीच में ये जो आ रहा है डिस्टेंस, ये हमारा एम्पलीट्यूड होता है क्योंकि वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट होता है। जैसे ये वो ही वेव, तो जितना ज़्यादा ये ऐसे करेगा तो ये जितना ज़्यादा उठेगा इसको हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड। ये एम्पलीट्यूड होता है ये। तो इसकी डेफिनेशन तो आपको बता दी है कि द मैक्सिमम वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन। ये मीन पोजीशन है ना इसकी, ये डंडा, तो ये मीन पोजीशन है। यहाँ से जितना मैक्सिमम वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट होगी वाइब्रेटिंग बॉडी की उसको एम्पलीट्यूड बोलते हैं। तो टाइम, अब आता है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड में क्या होता है? टाइम पीरियड बेसिकली होता है तो जितना टाइम लेती है टाइम टेकन बाय अ वेव, एक वेव के द्वारा टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन, उसको बोलते हैं टाइम पीरियड। इसकी सेकेंड डेफिनेशन भी है कि जो टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑक्सीडेशन या वाइब्रेशन, उसको भी बोलते हैं टाइम पीरियड। तो जितना टाइम वो लेगी एक ऑक्सीलेशन या फिर वाइब्रेशन होने में उसको टाइम पीरियड बोलते हैं। तो यहाँ पे ले रखा है द टाइम टेकन बाय अ पेंडुलम ऑफ वन ऑक्सीलेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम। तो ये वही बात है इसमें कि जितना टाइम वो लेगी
उतना उसको टाइम पीरियड बोलेंगे। जितना एक, याद रखना, एक वाइब्रेशन होने में जितना टाइम लेगी उसको बोलते हैं टाइम पीरियड। अब आते हैं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? बेसिकली फ्रीक्वेंसी डिपेंड करती है पिच पे। मतलब जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होती है उतनी ज़्यादा पिच होती है। मतलब पिच और ये इंटर रिलेटेड होती है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन क्या होती है? जो कि जितनी 1 सेकंड में कितनी वेव्स कितनी वाइब्रेशन हो रही है, नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर सेकंड, उसको बोलते हैं हम फ्रीक्वेंसी। जितनी ज़्यादा वेव बनेगी 1 सेकंड में उतनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी पिच होगी। जैसे पिच तो आपको पता ही है, श्रिलनेस ऑफ अ साउंड होती है। अगर ऐसे ऐसे बन रहा है तो ये पिच है, क्योंकि ये बहुत पैनी, एक मैं आपको ऐसे सिंपल बता रहा हूँ, ये बहुत शार्प सी बन रही है, तो ये तो होगी पिच। और फ्रीक्वेंसी इन्होंने बताया है कि जो एक एक सेकंड में मान लो इतनी बन रही है, तो ये जो इतनी बनी ना, ये हमारी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी। तो इन्होंने यही बताया, द नंबर, इफ़ यू काउंट द नंबर ऑफ ऑक्सीलेशंस ऑफ अ पेंडुलम इन इन से 60 सेकेंड, मतलब 1 मिनट मैंने बताया ना, divide a number by 60, then you will get the number of ऑक्सीलेशंस पर सेकेंड। मतलब उन्होंने बताया ना कि अगर आप 60 से डिवाइड करोगे 60 को, तो 1 आएगा। मतलब वन 1 सेकेंड में जितनी वो लेगी, बनेगी वाइब्रेशन 1 सेकेंड में, उसको फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। सिंपल डेफिनेशन है गाइस ये। मैं आपको लास्ट में इसकी फिर से दिखाऊंगा, जो ये वर्कशीट है इसे फिर से दिखाऊंगा, जो मैंने शॉर्ट्स में दी थी उसको फिर से एक्सप्लेन करूंगा मैं। अब आते हैं साउंड की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ साउंड। The factors which make the sound different from each other is called characteristics of sound. जो factors जो sound को एक दूसरे से different बनाते हैं उसको characteristics of sound बोलते हैं। These factors are loudness होगी, जैसे फैक्टर्स लाउडनेस होगी, जितनी ज़्यादा लाउडनेस होगी उतना ज़्यादा एम्पलीट्यूड होगा। पिच हो गई, पिच जितनी होगी उतनी फ्रीक्वेंसी भी जितनी होगी। फिर क्वालिटी आ गई। क्वालिटी क्या होती है? क्वालिटी एक प्रॉपर्टी होती है साउंड वेव की, जो कि डिस्टिंग्विश करने देती है दो साउंड वेव को। अगर उन दोनों की मतलब साउंड वेव जो हैं वो सेम फ्रीक्वेंसी की हैं और सेम वेवलेंथ की हैं, तो उनको डिस्टिंग्विश करने देती है एक प्रॉपर्टी, जिसको बोलते हैं क्वालिटी। अब जैसे यहाँ पे एक डेफिनेशन दे रखी है, लाउडनेस ऑफ अ साउंड प्रोड्यूस्ड बाय अ वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट डिपेंड्स अपॉन द एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट। इसका मतलब है जितनी ज़्यादा लाउडनेस प्रोड्यूस होगी एक ऑब्जेक्ट के द्वारा, तो वो डिपेंड करेगी उतने ही एम्पलीट्यूड पे। एम्पलीट्यूड समझ लेना, उतने ही एम्पलीट्यूड पे करेगी वो डिपेंड। पिच तो आप सबको पता ही है, पिच क्या होता है? श्रिलनेस ऑफ अ साउंड इज कॉल्ड पिच। सिंपल डेफिनेशन है इसकी। पिच क्या मतलब एक सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल ले सकते हैं आप, जो कि वुमेन्स होती हैं, वुमेन के अंदर ज़्यादा पिच होती है एज कम्पेयर टू द मैन, बिकॉज उनकी जो पिच होती है वो जब वो ग्रोथ होती है उनकी, तो उनकी पिच ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है और बॉयज़ की पिच डिक्रीज हो जाती है। ये कारण है कि वुमेन्स की पिच ज़्यादा तेज़ ज़्यादा होती है मैन से। इसलिए अगर ऐसे बर्ड्स और इन एनिमल्स में भी होता है, जैसे एक इंसान जब कोई जैसे ओम बोलेगा या फिर तो उस वो पिच नहीं होगी उसमें, उसकी आवाज़ चुभेगी नहीं कानों में, क्योंकि उसकी आवाज़ भारी होगी। लेकिन जैसे एक बर्ड हुई, मान एक वुमेन नहीं, एक बर्ड का एग्जांपल लेता हूँ मैं। बर्ड है, जब वो चींची करेगी तो उसकी जो होगी पिच वो ज़्यादा होगी, क्योंकि उसके जो वोकल कॉर्ड्स हैं उसमें पिच ज़्यादा इंक्रीजेज है, इसलिए उसकी पिच ज़्यादा होगी। ये होती है पिच। पिच जो होती है वो हमारे कानों में चुभती है, तो श्रिलनेस ऑफ अ साउंड इज कॉल्ड पिच। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, द हायर द फ्रीक्वेंसी देन मोर हाई द पिच। जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतनी ही ज़्यादा, बहुत ज़्यादा पिच होगी साउंड की। जैसे ये डायग्राम दे रखा है, ये बहुत ही सॉफ्ट साउंड है, देखो कितना ज़्यादा कितनी क्रेस्ट और ट्रॉट कितना कम है इसमें। अब देखो ये ना, ये लाउडर है साउंड, क्योंकि इसका एम्पलीट्यूड बहुत ज़्यादा है। एम्पलीट्यूड मैक्सिमम वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ये बहुत ज़्यादा है, तो इसकी लाउड साउंड है ये। अब ये डल साउंड है, बहुत बहुत डल है ये, क्योंकि इसमें साउंड के पास लो फ्रीक्वेंसी है बहुत। और इसमें जो है ये शिलनेस हो रही है साउंड की, इसमें पिच पिच है इस वाली साउंड में।
अब आती है एक प्रॉपर्टी, इसका नाम है क्वालिटी, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया था। तो अब आप बताओ, एक सितार और गिटार जो है वो सेम से ही लगते हैं, उनके पास दोनों पे स्ट्रिंग होती है। जब उनकी आवाज़ आती है, जब उन्हें बजाते हैं तो भी सेम सी, थोड़ी ज़्यादा नहीं बट सेम तो होती है। लेकिन उनको वो हमें सेम तो लगती है बट इतनी भी सेम नहीं लगती, क्योंकि उसके अंदर क्वालिटी होती है। क्वालिटी प्रॉपर्टी यूज़ हो रही होती है जिससे वो डिस्टिंग्विश कर देती है दो साउंड वेव की। तो यही सिंपल डेफिनेशन है इसकी, जो मैंने आपको पहले ही बताई थी। बस आपको याद रखनी है कि एक प्रॉपर्टी होती है ये, जो डिस्टिंग्विश करती है दो साउंड वेव को जिनकी सेम फ्रीक्वेंसी और सेम वेवलेंथ होती है। बस ये काम होता है। तो इसमें लिखा है दिस इज ड्यू टू द अनदर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड नोन एज क्वालिटी। तो क्वालिटी से मतलब उसको डिस्टिंग्विश करा जाता है, जैसे लिखा है ना डिस्टिंग्विश, तो डिस्टिंग्विश क्वालिटी से ही करा जाता है उनको दोनों को अलग। बस क्वालिटी ही करती है उसको अलग। अब जैसे यहाँ पे दे रखा है, व्हेन नोट इज प्लेड ऑन अ सितार इट प्रोड्यूसेस द बेसिक साउंड ऑफ अ सर्टेन फ्रीक्वेंसी। तो वो बेसिक साउंड सर्टेन फ्रीक्वेंसी की प्रोड्यूस करता है, जिसको बोलते हैं हम फंडामेंटल। तो ये फंडामेंटल होता है। अलोंग अलोंग विद इट प्रोड्यूसेस अ मिक्सचर ऑफ साउंड ऑफ अदर फ्रीक्वेंसीज। ये अलॉन्ग विद दूसरे मिक्सचर्स ऑफ साउंड भी प्रोड्यूस करता है और अदर फ्रीक्वेंसीज के, ईच ऑफ डिफरिंग लाउडनेस, अलग मतलब डिफरिंग लाउडनेस, अलग अलग लाउडनेस के। तो दीज आर कॉल्ड, इनको बोलते हैं हम हारमोनिक्स। हारमोनिक्स सही है। इफ द सेम नोट इज प्लेड ऑन अ गिटार, तो उसका फंडामेंटल विल बी द सेम, बट जो उनके हारमोनिक होंगे वो रिलेट करेंगे बिटवीन लाउडनेस। रिलेटिव लाउडनेस विल बी डिफरेंट, जो उनकी रिलेटिव लाउडनेस होगी वो डिफरेंट होगी बट उनकी। तो ये है क्वालिटी की डेफिनेशन। दस द क्वालिटी ऑफ अ साउंड इज डिटरमाइंड बाय इट्स फ्रीक्वेंसी प्रेजेंट इन इट्स एंड द अदर रिलेटिव साउंड। ये भी एक डेफिनेशन है, बट जो मैंने आपको बताई थी, ये एक प्रॉपर्टी है जो डिस्टिंग्विश द क्वालिटी ऑफ अ साउंड इज, it is a property that distinguish between two sound waves having same frequency and same wavelength. This is also a correct definition of quality. So ये वाली बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको अभी बताई है। इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो वाली है, तो वो आप लर्न कर लेना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है डेफिनेशन। अब आएगा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम है हाउ साउंड ट्रैवल। साउंड कैसे ट्रैवल करती है। साउंड आपको पता है हम अपने कानों से सुन पाते हैं साउंड, लेकिन उस कानों तक पहुंचती कैसे है आवाज़, ह्यूमन ईयर तक पहुंचती कैसे आवाज़, ये बताएंगे इसमें। तो इसका पहले तो आप डायग्राम देख लेते हैं। तो ये एक ह्यूमन ईयर का डायग्राम है। इसमें ये है आउटर ईयर, यहाँ से लेकर ईयर ड्रम तक होता है आउटर ईयर। फिर आता है मिडल ईयर, ईयर ड्रम के बाद तो थ्री इंटरलॉकिंग बोन्स होती हैं, से जहाँ पे थ्री इंटरलॉकिंग बोन खत्म उसको बोलते हैं मिडल ईयर। और सबसे लास्ट में आता है इनर ईयर। इनर ईयर होता है यहाँ इस कॉइल ऑर्गन से लेकर लास्ट ऑडिटरी नर्व तक। तो ये है हमारा आउटर ईयर जिसको बोलते हैं हम पिन्ना। और यहाँ से ये है ईयर ट्यूब, ईयर ट्यूब से फिर आता है ईयर ड्रम। फिर ईयर ड्रम के बाद आते हैं थ्री इंटरलॉकिंग बोन्स, और इन थ्री इंटरलॉकिंग बोन्स का नाम है हैमर, एनविल, स्टिरअप। हैमर, एनविल, स्टिरअप। उसके बाद आता है ये ऑर्गन ऑफ बैलेंस, जो बैलेंस करके रखता है साउंड वेव को। फिर ये होता है ऑर्गन ऑफ हियरिंग, इसके अंदर एक हेयर सेल्स होते हैं और लिक्विड सेल्स होते हैं। फिर ये ट्रांसमिट करते हैं इसको ऑडिटरी नर्व को, जो और ऑडिटरी नर्व का वर्क होता है ब्रेन तक मैसेज पहुंचाना, और उससे फिर हम साउंड को सुन सकते हैं। तो ये बहुत तेज़ होता है और हम तभी साउंड को सुन पाते हैं। सो अब इनको रीड करते हैं हम। हाउ वी कैन हियर द साउंड। आवर ईयर इज अ सेंसरी ऑर्गन दैट हेल्प अस टू हियर साउंड। जैसे मैंने को बताया, द आउटर पोर्शन कैन, द ओनली आउटर पोर्शन कैन बी सीन। सिर्फ हम बाहर का पोर्शन देख सकते हैं, अंदर का पोर्शन हम नहीं देख सकते हैं। पहला पोर्शन आता है आउटर ईयर। इट कंसिस्ट ऑफ विजिबल आउटर पार्ट कॉल्ड पिन्ना, जो मैंने आपको बताया पिन्ना ये होता है, ये पिन्ना है। उसके बाद आता है इसमें ईयर ट्यूब, ईयर ट्यूब आती है, और फिर ईयर ड्रम, जो कि टाइटली स्ट्रेच्ड होते हैं मेम्ब्रेन। ईयर ड्रम एक टाइटली स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन होती है, ये भी ध्यान रखना आप। उसके बाद आता है मिडल ईयर। तो पहले पिन्ना जो होती है वो बाहर से साउंड वेव को अंदर की तरफ खींचती है, फिर वो ईयर ट्यूब के द्वारा ईयर ट्यूब के साथ जाती है अंदर, और फिर वो ईयर ड्रम पे लगती है, और ईयर ड्रम उसको फिर इन मिडल ईयर के अंदर भेजता है।
अब आता है मिडल ईयर। मिडल ईयर के अंदर होती है 3 इंटरलॉकिंग टाइनी बोन्स। उसके बाद द इनर मोस्ट बोन इज कनेक्टेड टू द इनर ईयर। जो इनर मोस्ट बोन है, जो मैंने आपको बताया स्टिरप्स उससे इनर मोस्ट वो है बोन, ये कनेक्टेड है और इनर ईयर से। तो इसके बाद आता है इनर ईयर। इनर ईयर जो है वो इसके पास कंसिस्ट ऑफ कॉइल्ड ऑर्गन है ऑफ हियरिंग, कॉइल्ड ऑर्गन ऑफ हियरिंग बोलते हैं उसको। एक सेमी सर्कुलर कैनाल है विच इज़ नोन एज ऑर्गन ऑफ बैलेंस। एक सेमी सर्कुलर कैनाल, ये सेमी सर्कुलर कैनाल है, इसको बोलते हैं ऑर्गन ऑफ बैलेंस। ऑर्गन ऑफ बैलेंस और ऑडिटरी नर्व, जो कि ये है ऑडिटरी नर्व ये। तो अ वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट कॉज द एयर मॉलिक्यूल्स टू वाइब्रेट। एयर मॉलिक्यूल्स को वाइब्रेट कॉज करती है करने को। व्हेन दीज वाइब्रेट रीच आर ईयर, जब ये वाइब्रेशंस हमारे ईयर तक पहुंचती हैं, देन दे आर कलेक्टेड बाय द पिन्ना, और ये फिर मैंने जैसे आपको बताया कि अंदर पहुंचती है, फिर ये ईयर ड्रम के थ्रू होती है। ईयर ड्रम इनको मिडल ईयर में भेजता है, फिर वो 3 इंटरलॉकिंग टाइनी बोन्स उसको इनर ईयर में भेजती है। फिर वो ऑर्गन ऑफ बैलेंस का बहुत ही ज़्यादा कम रोल है वैसे तो, बट जो ऑर्गन ऑफ हियरिंग है वो उसका ज़्यादा रोल है। ऑर्गन ऑफ हियरिंग जो है फिर उसको ऑडिटरी नर्व में भेजती है, वो ऑडिटरी नर्व उसको ब्रेन तक भेजती है, और फिर हम किसी भी आवाज़ को सुन पाते हैं। तो इसमें तो ये ही बताया है, बस ये ही इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम्स के लिए। अब आता है एक और सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम है ऑडिबल एंड इनऑडिबल साउंड्स। देखो, ऑडिबल साउंड्स कहाँ से कहाँ तक होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज के बीच की साउंड ही हम सुन सकते हैं। 20,000 से ज़्यादा और 20 हर्ट्ज से कम आवाज़ को हम नहीं सुन सकते हैं, बिल्कुल नहीं सुन सकते हम। हमारे भगवान ने हमको सिर्फ 20 से 20,000 हर्ट्ज तक की ही कैपेसिटी दे रखी है सुनने की। तो अब पढ़ते हैं इसको। आर ईयर can hear the with frequencies between 20 to 20,000 hertz. This is called audible frequency range. इसको audible frequency range बोलते हैं। Low frequency sounds are cannot be heard are called infrasonic. जो भी 20,000 से कम की साउंड्स होती हैं जिनको हम नहीं सुन सकते हैं, कम वाली, उसको बोलते हैं हम इंफ्रासोनिक साउंड्स। और जो 20,000 से ज़्यादा, अब 20 से कम तो इंफ्रा, अब इस 20,000 से ज़्यादा जो होती हैं उनको बोलते हैं हम अल्ट्रासोनिक। क्योंकि 20,000, अब आपको ये ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। 20 से कम इंफ्रा, 20 से ज़्यादा अल्ट्रा, और सोनिक तो दोनों में ही है। 20 से कम इंफ्रासोनिक साउंड्स, 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा अल्ट्रासोनिक साउंड्स। अब इन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ लिखी, जैसे हाउएवर सम कुछ एनिमल्स होते हैं जैसे डॉग, जो 20,000 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा सुन सकते हैं, उनके अंदर ये स्पेशलिटी है। और भी बहुत सारे एनिमल्स हैं जो ज़्यादा सुन सकते हैं, 20 से कम की भी सुन सकते हैं, कई 20 से ज़्यादा की भी सुन सकते हैं। इनफैक्ट जो बेबीज़ होते हैं, न्यूबॉर्न ह्यूमन बेबीज़, वो 20 से कम की सुन सकते हैं। येस, दिस इज़ द ट्रुथ, कि जो न्यूबॉर्न बेबीज़ होते हैं ह्यूमन के, वो भी 20 हर्ट्ज, 20,000 से तो नहीं सुन सकते ज़्यादा से, 20 हर्ट्ज से कम की तो सुन सकते हैं वो। यस, दिस इज़ द फैक्ट। अब आता है टॉपिक, साउंड रिक्वायर्स अ मीडियम टू ट्रैवल। साउंड को एक मीडियम चाहिए होता है ट्रैवल करने के लिए। अब वो मीडियम क्या होता है? सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। तो अगर जैसे साउंड जो होती है वो कभी भी वैक्यूम से नहीं कर सकती ट्रैवल। तो ये इंपॉर्टेंट है कि साउंड हमेशा ध्यान रखना वैक्यूम से ट्रैवल नहीं कर सकती है। एक चीज़ का और ध्यान रखना है, जो साउंड होती है वो सॉलिड के अंदर फास्टेस्ट ट्रैवल करती है, बहुत तेज ट्रैवल करती है सॉलिड के अंदर। फास्टर लिक्विड में और फास्ट गैस में, फास्टर लिक्विड में और फास्टेस्ट सॉलिड में। तो सबसे ज़्यादा तेज साउंड जो होती है वो सॉलिड में ट्रैवल करती है, उससे कम लिक्विड में, और उससे कम गैस में, यानी एयर में। सो यहाँ पे एक डेफिनेशन है, साउंड देयरफॉर रिक्वायर्स अ मटीरियल मीडियम टू ट्रैवल,
मीडियम। तो याद रखना कि साउंड जो होती है उसको मटेरियल मीडियम, जिसको सिर्फ मीडियम भी बोलते हैं, वो चाहिए होता है ट्रैवल करने के लिए, उसके बिना साउंड ट्रैवल नहीं कर सकती। अब ये दे रखी डेफिनेशन एक, साउंड रिक्वायर्स अ मीडियम टू ट्रैवल फॉर विच इज़ कॉल्ड सॉलिड लिक्विड गैस। जैसा मैंने आपको बताया, साउंड को एक मीडियम चाहिए होता है ट्रैवल करने के लिए, और उस मीडियम का नाम होता है सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब इन्होंने बताया है, देयरफॉर द स्पीड ऑफ अ साउंड इज मैक्सिमम इन सॉलिड, लेसर इन लिक्विड एंड मिनिमम इन गैस। वही बात है, फास्ट, फास्टर और फास्टेस्ट जो मैंने आपको बताया था। अब एक और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है जिसका नाम है रिफ्लेक्शन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ साउंड। अब रिफ्लेक्शन क्या होती है? रिफ्लेक्शन को हम इको बोलते हैं। इको, आप सोच रहे हैं इको क्यों कहा? दरअसल हम इसको इको नहीं, एको बोलते हैं। पर करेक्ट प्रोनाउंसिएशन होती है इसकी एको। अब ये ध्यान रखना है कि साउंड इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ सरफेस इन द सेम वे एज अ बॉल बाउंसेस फ्रॉम अ वॉल। तो इसको बोलते हैं हम एको। तो एको की एक बहुत सिंपल डेफिनेशन होती है जो मैं आपको बताता हूँ, इस बुक से भी सिंपल डेफिनेशन है। तो आप ये लिख सकते हैं कि द रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड सेम वे एज लाइट रिफ्लेक्ट when it reflected from a plane mirror is called echo. तो आप ध्यान से सुनना फिर से, साउंड को बोलते हैं द रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड as same way as light reflected from a plane mirror is called echo. echo रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड भी लिख सकते हो आप, जो कि एक ऑब्जेक्ट होता है ओपेक। ओपेक ऑब्जेक्ट से, तो जैसे ओपेक ऑब्जेक्ट होता है उससे लाइट करते हैं ना, ऐसे ही जो साउंड, जो रफ सरफेस होते हैं वो साउंड को रिफ्लेक्ट बैक करते हैं। अब यहाँ पे भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि आप सबको देखनी है, कि जो हमारा जो ब्रेन होता है उसको 1/10 ऑफ अ सेकेंड लगता है दो साउंड वेव को डिस्टिंग्विश करने में। यानी कि आप एक एको को तभी सुन सकते हो जब आपका ब्रेन 1/10 ऑफ अ सेकेंड में उसको डिस्टिंग्विश कर देगा। तो जैसे ही 1/10 ऑफ अ सेकेंड में डिस्टिंग्विश करता है तो हमको पता चल जाता है, जब हमारा ब्रेन 1/10 ऑफ अ सेकेंड में डिस्टिंग्विश कर लेता है साउंड वेव को, तो हमें पता चल जाता है कि हाँ भाई, दो साउंड हैं, दो अलग अलग साउंड हैं। तो अब आपको ये भी ध्यान में रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, कि जो साउंड की स्पीड होती है वो 340 मीटर पर सेकेंड होती है। ध्यान से देख लो, 340 मीटर पर सेकेंड। ओके, ये एग्जाम में मेरे भी आया था, आपके भी आ सकता है, कि व्हाट इज द स्पीड ऑफ अ साउंड, 1 मार्क का क्वेश्चन। तो इसमें आप लिखोगे 340 मीटर पर सेकेंड। अब मैं आपको बताऊंगा कि एक मिनिमम एको को सुनने के लिए कितने डिस्टेंस पे हमको खड़ा होना पड़ेगा, कितने डिस्टेंस पे खड़े होंगे तब जाके हमको एको सुनेगा। तो एटलीस्ट हमको 17 मीटर के डिस्टेंस पे खड़ा होना पड़ेगा एको सुनने के लिए। वैसे तो इसमें 17 मीटर दे रखा है, लेकिन 17 मीटर से भी ज़्यादा लगता है एको सुनने में। जैसे सेवन रियल जो होती है एक डिस्टेंस से सुनने के लिए एको, वो होती है 17.2 मीटर। रियल में 17.2 मीटर, ये रियल है। ये रियल में हमको इतना टाइम लगता है सुनने के लिए। इससे ज़्यादा इससे कम, इन्होंने तो 17 बोल रखा है, बट इससे कम पे हमको एको नहीं सुन सकता। 17.2 इज द रियल आंसर फॉर हर्डिंग द एको। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना है आपको इसका भी। सॉफ्ट सरफेस होते हैं वो बहुत बेटर एब्जॉर्बर ऑफ साउंड होते हैं, वेयर एज जो हार्ड सरफेस होते हैं वो बेटर रिफ्लेक्टर ऑफ साउंड होते हैं। यानी जो सॉफ्ट सरफेस होते हैं जैसे स्पॉन्ज हो गया, ये सब ना बहुत बेस्ट एब्जॉर्बर ऑफ साउंड होते हैं, ये अच्छे से साउंड को एब्जॉर्व कर लेंगे। लेकिन जैसे कि हमारे टेबल हो गई, वॉल हो गई, ये हार्ड होते हैं, तो ये बेस्ट रिफ्लेक्टर ऑफ साउंड होते हैं। तो इनसे हम एको सुन सकते हैं, लेकिन जो सॉफ्ट होंगे वो एब्जॉर्व कर लेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको इसमें ध्यान रखना है। अब आता है टॉपिक, साउंड प्रोड्यूस बाय ह्यूमंस। तो जब भी हम ओ बोलते हैं अपना हाथ रख के अपने ठोंठ पे, तो हमें वाइब्रेशन होती है।
वो साउंड प्रोड्यूस करती है। तो हमारा ये यहाँ पे वोकल कॉर्ड होता है, यहाँ पे लैरिंग्स होते हैं, इसके अंदर वोकल कॉर्ड्स होते हैं। तो लैरिंग्स ये आपको ध्यान रखना है, वी प्रोड्यूस साउंड इन द लैरिंग्स। लैरिंग्स पे प्रोड्यूस होता है साउंड जब हमारा थ्रोट जो हमारे थ्रोट में होता है। द लैरिंग्स के पास दो वोकल कॉर्ड होते हैं, ध्यान रखना, लैरिंग्स के पास दो वोकल कॉर्ड होते हैं जो फोल्ड ऑफ टिश्यूज होते हैं, जिसके अंदर स्लिट लाइक ओपनिंग होती है, स्लिट लाइक ओपनिंग जिन उन दोनों के बीच में होती है। तो जब जब हम बोलते हैं तो उस स्लिट लाइक ओपनिंग में एयर पास करती है, और जैसी एयर पास करती है तो वो वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट होते हैं, और वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट होते हैं तो यस साउंड प्रोड्यूस होती है। अब आता है म्यूजिक साउंड्स, म्यूजिकल साउंड्स। म्यूजिकल साउंड्स दो टाइप के होते हैं, एक तो जो इरेगुलर होते हैं उनको नॉइज़ बोलते हैं, और रेगुलर को म्यूजिक साउंड्स बोलते हैं। तो इसमें मेन चीज़ तो ये है कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स क्या है। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट पहले आता है स्ट्रिंग्ड इंस्ट्रूमेंट, जैसे गिटार सितार हो गए, ये स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट है जो दे यूज़ वाइब्रेशन इन मेटल वायर्स। तो ये वाइब्रेशन लेते हैं मेटल वायर्स से साउंड प्रोड्यूस करने के लिए। द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ साउंड वेरीज बाय वेरीड। द फ्रीक्वेंसी है इनकी साउंड्स की वो वेरीड करती है, वेरीड बाय वेरीड करती है लेंथ ऑफ द वाइब्रेटिंग वायर की, लेंथ से वेरी करती है ये। जैसे सितार गिटार हो गया। सेकंड आता है विंड इंस्ट्रूमेंट, जैसे विंड इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जैसे फ्लूट हो गई, शहनाई हो गई, फ्लूट हो गई, ये सारे विंड इंस्ट्रूमेंट होते हैं। ये प्रोड्यूस करते हैं वाइब्रेशन को एयर कॉलम से। जब जैसे होल्स पे हम जब उंगलियां रखते हैं, जब जैसे कोई फ्लूट बजाता है उंगलियां रखते हैं, तो वो उसकी लेंथ कम ज़्यादा करने के लिए करते हैं, जिससे साउंड प्रोड्यूस होती है। नेक्स्ट आता है परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट, ये होते हैं ड्रम और तबला। ड्रम और तबला ये भी है, बट ड्रम तबला आप लिख सकते हैं। ये इसमें क्या होता है, एक स्ट्रेच स्किन जैसी चीज़ होती है, मतलब जैसे आपको पता है ना वाइट वाइट पोर्शन, और ये स्ट्रेच स्किन पोर्शन होता है जिस पे हम जब बीट करते हैं तो वह वाइब्रेट करती है और साउंड को प्रोड्यूस करती है। तो ये इंपॉर्टेंट था इसके अंदर। अब आती है नॉइस। नॉइस क्या होती है, अनप्लीजेंट डिस्टर्बेंस जो स्पेशली लाउड, जो बहुत लाउड होती है उसको नॉइस बोलते हैं। जो जैसे हमने पढ़ा है कि इरेगुलर वाइब्रेशंस प्रोड्यूस करती है नॉइस को, और एक्सेसिव जो होती है वो करती है नॉइस पोल्यूशन। तो ये बताया है नॉइस पोल्यूशन, नॉइस ये होती है। अब आता है इंपॉर्टेंट चीज़, डेसिबल क्या होता है। एक यूनिट होती है लाउडनेस मेजर करने के लिए साउंड की, इसको बोलते हैं हम डेसिबल। इसे डिनोट करते हैं छोटा डी और बड़ा बी। साउंड जो वो होते हैं नॉइस पोल्यूशन, वो एयर एंड रेल ट्रैफिक से होता है, नेबर और डोमेस्टिक नॉइस से भी होता है, इंडस्ट्री की नॉइस से होता है, बस इन सब से होता है। और इससे क्या होता है, इरेगुलर नॉइसेस निकलती हैं और वो नॉइस पोल्यूशन क्रिएट करती है। तो इन सब को आप रीड कर लेना, ये सबको रीड करना है आपको। अब आएगा हार्मफुल इफेक्ट। नॉइस पोल्यूशन के हार्मफुल इफेक्ट क्या होते हैं। हम एक तो जब ज़्यादा देर तक हम सडन बहुत तेज़ नॉइस में जाते हैं तो वो परमानेंट ईयर लॉस कर सकता है, क्योंकि उससे हमारे ईयर ड्रम पे बहुत गंदा इफेक्ट पड़ता है, रैप्चर हो जाता है हमारे ईयर ड्रम। सेकेंड क्या होता है, प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर टू साउंड विद वॉल्यूम मोर देन 70 डेसिबल कैन कॉज ग्रेजुअली हियरिंग लॉस और कैन लीड टू परमानेंट हियर लॉस। क्या है, अगर प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर मतलब बहुत देर तक हम 70 डेसिबल से ज़्यादा की नॉइस में खड़े रहें या वहाँ पे रहें, तो उससे क्या होगा, हमारी ग्रेजुअली मतलब थोड़ा हियर लॉस हो सकता है हमारा, और या कभी कभार तो परमानेंट हियर लॉस भी हो जाता है, हमेशा के लिए हियर लॉस भी हो जाता है। अब आता है हाई नॉइस लेवल कैन लेड टू नर्वस टेंशन एंड लेड टू ऑफ ब्लड प्रेशर। जो हाई नॉइस होती है लेवल, हाई नॉइस लेवल जो होती है वो नर्वस टेंशन बढ़ाती है और हमारा ब्लड प्रेशर इंक्रीज करती है। ये सब मेन पॉइंट्स हैं, आपको लर्न करने हैं अच्छे से। अब आता है नॉइस पोल्यूशन को हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं हम। ये लास्ट टॉपिक है। इसमें क्या है, पहले तो आपको करना है कि साउंड एब्जॉर्बिंग मटेरियल्स लगाने हैं, जैसे पोरस मटेरियल्स होते हैं। तो इसमें क्या है, प्लानिंग लैंड फॉर रिड्यूस नॉइस। प्लानिंग लैंड कैसे करेंगे, हम ट्रीज लगाएंगे बफर जोन में, जिससे क्या होता है, क्योंकि ट्रीज जो होते हैं ना वो बेस्ट एब्जॉर्बर ऑफ साउंड होते हैं, उस साउंड को ना एब्जॉर्व कर लेंगे, तो नॉइस पोल्यूशन का ही खतरा ही नहीं रहेगा। सेकंड क्या होते हैं, रिड्यूसिंग नॉइस एमिशन बाय डेवलपिंग लो नॉइस प्रोडक्ट्स।
जो नॉइस एमिशन को हम रिड्यूस कर सकते हैं अच्छे से अच्छे लो नॉइस प्रोडक्ट्स बनाकर, जैसे कि बेटर साइलेंसर फॉर ऑटोमोबाइल्स। जैसे कि अच्छे से अच्छे साइलेंसर बना सकते हैं हम जो बहुत कम नॉइस पोल्यूशन करे गाड़ी वाड़ी इन सब के लिए, ऑटोमोबाइल्स के लिए। फिर क्या है, मेजरिंग एट होम, जो हम अपने घर पे हम डबल ग्लास्ड ग्लास लगा सकते हैं विंडो पे, जिससे जो नॉइस है वो बाहर रहेगी, अंदर नहीं आएगी। तो ये 3 पॉइंट्स हैं, आप ये लर्न करना और इन सब पॉइंट्स को रीड करना, जो अच्छा लगे वो आप लिख सकते हैं एग्ज़ाम में। और ये लास्ट टॉपिक था। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थोड़ी वीडियो लंबी थी, बट आप इससे आपको अच्छे से सब समझ में आ जाएगा और आपका एग्ज़ाम अच्छे से जाएगा। ऑल द बेस्ट फॉर एग्ज़ाम्स एंड कीप लर्निंग। टीकेबी क्लासेस को सब्सक्राइब कर लेना। मिलूंगा मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तो देन थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।